भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? एक एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से करेंगे भाई। भारत निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आता है? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब हम लोग मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ध्यान रखना है, ये हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को ही मनाएंगे। कब मनाएंगे? 25 जनवरी को। स्थानीय निकायों के निर्वाचन का प्राधिकार किसे प्राप्त होता है? जब स्थानीय निकाय का निर्वाचन होता है, स्थानीय निकाय जैसे कि दोस्तों ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत, इन सब का अगर चुनाव करवाना हो स्थानीय निकाय के निर्वाचन का, तो ये सब कार्य कौन करता है? ये सब कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका होगा भाई? राज्य निर्वाचन आयोग का ये सब कार्य बनता है, ये ध्यान रखना। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई? तो सुशील चंद्रा साहब ही हैं यहाँ पर अभी, यानी यहाँ पर कौन होंगे? तो सुशील चंद्रा साहब जी का नाम ये यहाँ से नोट कर लेना है, जो कि विशेष रहेगा। हो जाएगा? बिल्कुल, सुशील चंद्रा, ये यहाँ से कर लिया। तो सभी प्रश्नों को अपने पास संकलित करते हुए भी चलिएगा, एक रिवीजन भी आप सबका होते चले, सभी के लिए विशेष होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। हालांकि दोस्तों ये काफ़ी विवादों में है, काफ़ी विवादों में ये संस्थान है, तो इसको भी लेकर के बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? चलो भाई बताओ एक एक प्रश्न का आंसर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये हम लोगों को मिलेगा लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय ये कहाँ चर्चा में था भाई? तो ये रामपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध धर्म दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है, तो दोनों के लिए कौशाम्बी। कौन सा आता है? कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान आपको मिलेगा वाराणसी के अंदर भाई। कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। चलिए सभी को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखते हुए आप सबको आगे बढ़ना है। सभी के लिए खास है, ये सभी पॉइंट्स यहाँ से करना है। ठीक है भाई, हो गया सभी का? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट पर आइए। जनगणना 2021 के अनुसार 2021 अभी कहाँ आया भाई? बहुत तेज़ी से हैं सब। 2021 नहीं, अभी तो 2011 ही चल रहा है ना, अभी तो 2011 ही चल रहा है भाई। 2021 की जनगणना तो आप सबको सितंबर में मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जनसंख्या का अनुपात क्या था भाई? तो महिला पुरुष की बात करेंगे तो 912 प्रति हजार, 912 प्रति हजार, ये यहाँ से लेके चलना। किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ मिलेगा? नरौरा। कहाँ मिलेगा? नरौरा में। और ये नरौरा कहाँ मिलेगा आपको? तो ये नरौरा मिलेगा बुलंदशहर। कहाँ पर? बुलंदशहर में मिलेगा। गैस आधारित विद्युत संयंत्र प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा दर्ज होगा? चलो भाई इसका भी आंसर यहाँ से करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों गैस आधारित संयंत्र कहाँ बनाया गया है? औरैया। औरैया में ये एक स्थान यहाँ से औरैया एवं दादरी क्षेत्र में स्थापित है, ये यहाँ से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो डोलामाइट। डोलामाइट ये यहाँ से प्रसिद्ध खनिज दर्ज हुआ था, डोलामाइट, इतना ध्यान रखना है। हो जाएगा। यूरेनियम बहुत अल्प मात्रा में है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम अल्प मात्रा में है। प्रसिद्ध दोस्तों किसके लिए है उत्तर प्रदेश? तो डोलामाइट के लिए, ये यहाँ से ध्यान रखना है, डोलामाइट के लिए। इसके अलावा लाइम स्टोन होता है, चूना पत्थर के लिए भी जाना जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख यहाँ पर डोलामाइट हो जाता है। डोलामाइट के साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर लाइम स्टोन भी लिख सकते हैं, यानी चूना पत्थर। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का क्षेत्र इसके लिए फेमस होते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। आगे आइए। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो सीमांत कृषक दोस्तों ये सब जगह वही होंगे, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो होंगे उन्हीं को हम लोग कहते हैं सीमांत किसान। लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाएगी? तो लाल मिट्टी का क्षेत्र अगर देखेंगे तो ये विशेष तौर से ये आपको मिलेगी मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर के साथ साथ सोनभद्र के कुछ हिस्से में भी लाल मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर। किस नदी पर भाई? बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये यहाँ से कर लेना है। ये क्या करेंगे? यहाँ से कर लेंगे।
हो जाएगा सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों की परपटी में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना है, महासागरों की जो परपटी होती है काफ़ी पतली होती है। महासागरों की जो परपटी होती है ये क्या होती है? काफ़ी पतली होती है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों कुछ खनिज, यहाँ पर भी क्या है, कुछ खनिज की उपस्थिति दर्ज होती है। वही आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर कौन कौन सा खनिज हम लोगों को मिल सकता है, ये आपको बताना है। तो महासागरों की दोस्तों परपटी पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो खनिज मिलने की संभावना होती है सिलिका, यानी ध्यान रखना है यहाँ पर सिलिका, इसके अलावा मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। मैग्नीशियम की प्राप्ति के लिए ये क्षेत्र जाने जाते हैं। कौन सा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ना या अलग करने की बात होगी। दोस्तों ध्यान रखना है, स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ना नहीं, अलग करना। यानी अलग करने की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो अलग वाली बात होगी, जोड़ने की बात तो नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है? अलग करेगा। तो इनको अलग करने के लिए कौन सा आएगा? इनको अलग करने के लिए आएगी यहाँ पर पनामा नहर। क्या आ जाएगी? पनामा नहर इनको अलग कर देगी भाई, ये ध्यान रखना है। पनामा नहर ही है जो इनको अलग कर देती है। एक जल संधि क्या होती है? जल संधि दोस्तों ध्यान रखना है, ये जल के सकरी क्षेत्र में स्थलीय संरचना जो दो जल क्षेत्रों को अलग करती है। तो ध्यान रखना, जल संधि क्षेत्र ये जल क्षेत्रों को जोड़ने के लिए और स्थल क्षेत्रों को अलग करने के लिए जानी जाती है। तो जल संधि क्या करेगी? जल क्षेत्र को जोड़ती है, जल क्षेत्र को जोड़ती है। जल क्षेत्र को क्या करती है? जोड़ती है। और स्थल क्षेत्र को अलग करेगी। किसको? स्थल क्षेत्र को अलग करती है। जैसे बेरिंग जल संधि, दो स्थलीय क्षेत्रों के बीच का सकरा क्षेत्र होता है जो दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ेगा और स्थलीय क्षेत्र को अलग कर देगा। जैसे बेरिंग जल संधि चुक्की सागर बेरिंग सागर को जोड़ेगी और अल्यूशियन और रसिया का जो क्षेत्र होगा, अलास्का और रसिया का क्षेत्र, उसको अलग कर देती है। इसी को जल संधि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि क्षेत्र कहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रशांत महासागर के आकार की संरचना अगर देखा जाए तो इसका आकार कुछ इस तरह से बनता है। और ये संरचना जब लेकर के चलते हैं तो वास्तव में ये संरचना दोस्तों कुछ त्रिभुजाकार संरचना बनाती है। तो ये त्रिभुजाकार संरचना का निर्माण करता है एक ट्रायंगल के रूप में। किसके रूप में? एक ट्रायंगल के रूप में निर्माण करता है। मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करने के लिए जाना जाता है, जो कि यहाँ से विशेष रहेगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया। मलय प्रायद्वीप एवं इंडोनेशिया को क्या करता है भाई? ये अलग करेगा। ये यहाँ से ध्यान रखना। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है, जो यहाँ से महत्वपूर्ण होता है? तो ला नीना दोस्तों ये ठंडी जलधारा होती है और ये क्या करती है? तापमान को कम कर देती है। ये यहाँ से ध्यान रखना है, ला नीना। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी बनती है, जो कि हिंद महासागर के लिए विशेष होगी? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कौन सा आएगा भाई? तो सुंडा। कौन सा होता है? सुंडा गर्त है हिंद महासागर, जो कि ये जावा के निकट, कहाँ पर भाई? जावा के निकट मिलेगी। ये यहाँ से ध्यान रखना है, सुंडा। क्या हो जाएगी? सुंडा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ हम लोगों को मिलेगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर। और ये कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। ये यहाँ ध्यान रखना। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका लोकेशन दोस्तों यही सेम इसका आंसर हो जाएगा। विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ पाया जाएगा?
चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कहने का मतलब है कि महाद्वीपीय तटवर्ती क्षेत्रों से जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ से बताना है। तो सबसे ज़्यादा चौड़ा दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी यहाँ से देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लेकर के यूरोपीय क्षेत्र तक का ये जो विस्तार बनता है ये आर्कटिक महासागर का, किसका बनेगा? आर्कटिक महासागर का दोस्तों शेल्फ सबसे चौड़ा है। तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। किसका बन जाता है भाई? आर्कटिक महासागर का शेल्फ सबसे चौड़ा हो जाएगा, जो कि उत्तरी अमेरिका से लेकर के यूरोपीय क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। ये यहाँ से विशेष करना।